मॉर्निंग ऑल, मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फेसबुक ग्रुप पर स्वागत करता हूं। मुझे कुछ और क्वेश्चन मिले हैं गेट के कंप्यूटर साइंस के, चलो हम उनको डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आया था ओएस का, अच्छा क्वेश्चन था ये कि 4 प्रोसेस थी P1, P2, P3, P4 और इनका अराइवल टाइम गिवन था। अराइवल टाइम था 0, 1, 3, 4 और सीपीयू टाइम था 3, 1, 3 और जेड। और ये दिया था कि एवरेज वेटिंग टाइम अगर 1 मिली सेकेंड है तो ये सीपीयू बस टाइम कितना हो, ये इसमें पूछा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका गैंट चार्ट बनाते हैं हम। तो एसआरटीएफ यूज किया है इसमें, एसआरटीएफ, ठीक है। तो एसआरटीएफ यूज किया है तो आप देख रहे हो अराइवल टाइम 0 पे हमारे पास केवल एक प्रोसेस है P1, तो वो तो आएगी आएगी, ठीक है। तो हम 0 से 1 तक P1 चला लेते हैं, फिर P2 चला लेंगे क्योंकि P2 क्या है, बस टाइम कम है। P1 चलने के बाद इसका बस टाइम 2 बचेगा, तो P2 आ जाएगी जब तक अराइवल टाइम 1 पे, तो एक इसको चला लेंगे हम, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अब 2 टाइम पे हमारे पास केवल P1 है, P2 कंप्लीट होगी, केवल P1 है, P3 अभी तक आई नहीं है, तो हमको P1 को ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। और P1 3 चलेगी, इसके बाद इसका बस टाइम 1 बचेगा और 3 पे आ जाएगी, तो इसका बस टाइम कितना है, 3 है। तो P1 ही फिर से चलेगी, तो 4 तक P1 चल जाएगी। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि अब ये देखना है कि P3 आएगी या P4 आएगी, ठीक है। तो अभी हम ये मान के चले, अगर ये मान के चले कि ये जो P4 है, P4 का जो बस टाइम है वो 3 से ज्यादा है। P4 का बस टाइम है वो क्या है, 3 से ज्यादा है। अगर ये मान के चले हम, तो P3 पहले चलेगी, तो हम P3 चला लेते हैं, ठीक है। P3 चला लेते हैं। अगर P4 का बस टाइम P3 से ज्यादा है तो P3 चलेगी, तो कितना चल जाएगी, 7 तक, और फिर P4 चलेगी जितना भी बाकी बचा, ठीक है। मान लो यहाँ पर 3 से ज्यादा 4, 5, 6 जो भी होगा अपने टाइम तक P4 चल जाएगी। तो अगर मैं वेटिंग टाइम निकालूं तो ये कितना आएगा, P1 के लिए 0 प्लस P2 के लिए 0 प्लस P1 के लिए यहाँ पर 1, P3 के लिए अराइवल टाइम 3 था प्लस 1 प्लस P4 के लिए कब मिला 7 पे, और यहाँ पर कितना है 4, मतलब 3। तो अगर मैं इनका सम करूं तो 5 अपॉन टोटल प्रोसेस कितना है 4, तो जो एवरेज वेटिंग टाइम आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो आप देखो कि अगर P4 का बस टाइम में 3 से ज्यादा रखता हूं तो जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो 1 से ज्यादा आता है, ठीक है। जबकि एवरेज वेटिंग टाइम क्या आना चाहिए, 1 मिली सेकंड आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि P4 का बस टाइम है ना वो P3 से कम होगा, P4 पहले चल रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा एवरेज बस टाइम क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, 1 मिली सेकंड है। तो अब P4 से कम कितना होगा, अगर हम मान लो P4 को सीपीयू टाइम 3 भी मान लेते हैं, तब भी P3 पहले चलेगा, क्योंकि दोनों का बस टाइम अगर सेम है तो नंबर के अकॉर्डिंग P3 पहले चलेगा, तब भी 1 से ज्यादा आएगा। तो 3 से तो कम आएगा। अब 3 से कम कितना आएगा ये देखते हैं। अगर 3 से कम हम 1 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो गैंट चार्ट में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये देखो गैंट चार्ट में क्या चेंजेस आ जाएंगे। P1 तक तो एज इट इज चलेगा, उसके बाद 4 पे फिर क्या मिल जाएगा, P4 कितना चलेगा 1, उसके बाद क्या जाएगा P3 कितना चलेगा, ये 8, ठीक है। तो अगर मैं वेटिंग टाइम निकालूं तो कितना आएगा, P1 यहाँ पर 0, P2 यहाँ पर 0, यहाँ पर P1 का 1, यहाँ पर P4 का 0 और यहाँ पर P3 का 2, तो कितना आएगा 3/4। ये भी क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर मैं P4 का बस टाइम 2 रखता हूं तो आप देखोगे कि P4 जब यहाँ पर मिलेगी तो ये चलेगी 6 तक और इसका P3 चलेगी 9 तक। अभी अगर मैं वेटिंग टाइम देखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P3 का जो वेटिंग टाइम है वो 3 पे अराइव हो रही है और 6 पे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये टोटल हो जाएगा 4/4, मतलब 1 मिली सेकेंड। तो अगर एवरेज वेटिंग टाइम 1 मिली सेकेंड है तो उसके लिए P4 का जो सीपीयू टाइम है वो कितना होना चाहिए, 2 मिली सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2 मिली सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन ये डेटा स्ट्रक्चर का आया था, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए थे। इन मैक्स हीप स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज एट द लीफ नोड। जो मैक्स हीप है
उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट लीफ पे होता है क्या? ये स्टेटमेंट सही है एकदम। मैक्स हीप सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑलवेज द चाइल्ड ऑफ रूट। मैक्स हीप में जो रूट रहता है वो क्या रहता है? लार्जेस्ट एलिमेंट रहता है, ठीक है। और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो ऑब्वियसली बात है, रूट का क्या होगा? एक चाइल्ड होगा, कोई सा ना कोई सा। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है BST कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मैक्स हीप इन ऑर्डर ऑफ n। BST कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मैक्स हीप इन ऑर्डर ऑफ थीटा ऑफ n। ये गलत है, क्योंकि BST कंस्ट्रक्ट करने में हीप से n log n टाइम लगता है। क्यों n log n टाइम लगता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए हीप से अगर हम BST कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले हीप बनाएंगे और हीप से हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे। डिलीशन हीप में कहां से परफॉर्म होता है? ऑलवेज रूट से। तो रूट से डिलीशन परफॉर्म होगा, फिर हीपीफाई होगा और फिर हीपीफाई होने के बाद फिर से हीप बनेगा और फिर एक रूट डिलीट करेंगे। तो इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा? n log n, ठीक है। तो हीप से अगर BST कंस्ट्रक्ट करेंगे तो टाइम लगता है n log n। फोर्थ स्टेटमेंट था मैक्स हीप कैन बी बिल्ड फ्रॉम BST। BST से मैक्स हीप थीटा ऑफ n में। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि BST है। BST का हम इनऑर्डर निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इनऑर्डर निकालेंगे तो हमको सॉर्टेड अरे मिल जाएगी और फिर मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करने के लिए पोस्ट ऑर्डर हम उसका निकाल लेंगे और पोस्ट ऑर्डर और इनऑर्डर की हेल्प से हम मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मैं डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है इसका, BST से मैक्स हीप हम ऑर्डर ऑफ n में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्स हीप से हम BST ऑर्डर ऑफ n में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन RSA एल्गोरिथम का आया था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। RSA एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन था कि इफ n इक्वल टू 3007 एंड phi n इक्वल टू 2880, तो हमको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइम फैक्टर विद ग्रेटर देन 50, मतलब 50 से बड़ा जो प्राइम फैक्टर होगा वो हमको निकालना है। आपको पता है RSA में जो n होता है, n क्या होता है? p इंटू क्यू। जो phi n होता है, phi n क्या होता है? p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, ठीक है। ये एकदम इजी क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन तो आना गेट में है, ये समझिए बोनस है, ठीक है। अब 3007 है अगर, और उसने ये बोल रखा है ऑलरेडी, आंसर से आपको समझ में आ रहा है कि एक प्राइम फैक्टर क्या है? 50 से बड़ा है, ठीक है। अगर एक प्राइम फैक्टर 50 से बड़ा है और आप अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि दूसरा प्राइम फैक्टर क्या होगा? 50 से छोटा होगा। 3007 है, 3007 क्या होगा? दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इसमें से आपको ये मालूम है कि एक प्राइम नंबर क्या है? 50 से बड़ा है, एक प्राइम नंबर 50 से छोटा है। तो इसको हम हिडन ट्रायल से सॉल्व कर सकते थे कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, क्यों, जिससे ये क्या है? 3007 डिविजिबल है। तो अगर आप इसको हिडन ट्रायल से भी सॉल्व करते तो एक प्राइम नंबर निकल के आता 31। 31 से ये डिविजिबल है, 31 से ये डिविजिबल है, और दूसरा प्राइम नंबर क्या आएगा? 97। 31 और 97 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 3007 आएगा। और 31 p, अगर 31 p है और ये q है तो p माइनस में कितना हो जाएगा? 30 और q माइनस में कितना हो जाएगा? 96। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2880 रहेगा, ठीक है। आप एक तरीका ये भी था कि इसके आप फैक्टर्स करके ये नंबर निकाल सकते थे, एक तरीका ये भी था कि 3007 के फैक्टर करके ये नंबर। मेरे हिसाब से इसके फैक्टर करना इजी था, क्योंकि आपको पता है कि दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको पता है कि जो भी प्राइम नंबर होगा उसमें से एक नंबर 1 से लेकर 50 तक होगा, और 1 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर होती हैं वो इजी है पता करना कौन कौन सी प्राइम नंबर होती हैं। वो काउंट फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं और उनसे हम डिवाइड करके इजीली विद इन अ मिनट हम निकाल सकते हैं किससे क्या डिविजिबल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, ये बनना चाहिए था। एक और क्वेश्चन आया था कि -28 है, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 16 बिट में, ठीक है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन आया था। -28 का 16 बिट में टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो 28 है, 28 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी क्या होता है? 16 8 4 0 0। अब 16 बिट में है तो ये कितनी बिट होगी? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? जो जीरो है
वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1। तो ये क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट है 28 का, तो इसका आंसर है ए, इसका ऑप्शन क्या है ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होंगे। अभी हम एक पार्ट और बना हुआ है, उसमें हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।